मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ वाद या जो विचारधाराएं हैं उससे संबंधित हैं, जैसे कि पूंजीवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है, मार्क्सवाद है, फासीवाद है, नाजीवाद है, सामंतवाद है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे ताकि हमको भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना जाए। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं पूंजीवाद क्या होता है। तो एक्चुअल में जो पूंजीवाद है इसके जो जनक माने जाते हैं वो एडम स्मिथ माने जाते हैं। और एडम स्मिथ जो है मूलतः यूएसए के रहने वाले थे, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। और बेसिकली यूएसए में ही ये पूंजीवाद का जो मॉडल है सबसे ज़्यादा प्रचलित है। और बेसिकली जो पूंजीवाद का जो जन्म हुआ था, ये औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड में हुई थी वहीं से इसका जन्म हुआ। और समाज में दो वर्गों का उदय हुआ, एक पूंजीपति वर्ग था, दूसरा श्रमिक वर्ग था। ठीक। और यहाँ पर चूँकि पूंजीपति होते हैं तो उनके पास में अपनी जो निजी संपत्ति होती है, और उत्पादन के जितने भी जो साधन होते हैं, चाहे तकनीक हो, श्रमिक हो, भूमि हो, है ना, तो इन सब पर किसका नियंत्रण होता है? पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण होता है। और कुल मिला के जो राज्य होती है, सरकार होती है, उसकी भूमिका एकदम न्यून हो जाती है। तो मतलब पूंजीपति लोग ही सरकार बनाते हैं और गिराते हैं। तो उन्हीं के हाथ में होता है पूरा सरकार को बनाना और गिराना। मतलब इस प्रकार से जो सरकार है उसकी भूमिका एकदम न्यून हो जाती है। मतलब जो फैसले लेना है वहाँ पर भी पूंजीपति लोगों का सबसे बड़ा हाथ होता है। ठीक। तो कुल मिला के ये व्यवस्था है, आप इसको देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर को आपको देख कर समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं समाजवाद, इसको सोशलिज्म भी कहते हैं, जो कि लेनिन ने दिया था। और मूलतः जो लेनिन थे वो यूएसएसआर मतलब वर्तमान के रूस के रहने वाले थे, और उन्होंने इस अवधारणा को प्रतिपादित किया था। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है इसको आप समझ लीजिएगा। समाजवाद में क्या होता है कि उत्पादन या जो संपत्ति के जो साधन होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो यहाँ सरकार का नियंत्रण होता है, मतलब यहाँ पर राज्य की भूमिका होती है। कुल मिला के ये है कि उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। और राज्य किसका प्रतिनिधित्व करती है? सरकार किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये समाज के रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक। तो इस तरीके से ये एक अवधारणा है। लेकिन यहाँ पर माना गया है कि राज्य की जो भूमिका है, जो स्टेट की भूमिका है, जो सरकार की भूमिका है, जो शासन की भूमिका है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से मॉडल में? समाजवादी मॉडल में। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं साम्यवाद। अब साम्यवाद को हम लोग कम्युनिज्म भी कहते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर आया था ये माओ से तुंग, जो कि चीन के रहने वाले थे, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। और इसमें ये है कि उत्पादन के जो साधन हैं, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, जो उत्पादन या जो साधन है, संपत्ति के जो साधन हैं, उस पर जो नियंत्रण है वो किसका होगा? समाज के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा? समाज का। कुल मिला के ये है कि साम्य का मतलब होता है समानता। और समानता कहाँ होगी? जहाँ समाज के सभी लोग उत्पादन के साधनों पर समान रूप से अपना अधिकार रखेंगे, वहाँ पर साम्यवाद हमको देखने को मिलेगा। ठीक। अब यहाँ पर जो राज्य की भूमिका हो जाती है, जो स्टेट की भूमिका हो जाती है, शासन की भूमिका हो जाती है, वो एकदम लेस हो जाती है, मतलब एकदम नकारा आ जाता है इसको यहाँ पर। क्योंकि समाज हेड आ गया, समाज एकदम हेड हो गया। और जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो टोटल वहाँ से गोल हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा समाज अपने अंडरटेकिंग में सारी चीज़ों को ले लेगा। कुल मिला के देख लीजिए, समाज का जो समूह है और समाज यहाँ पर प्रभावशाली हो जाता है। कौन सी व्यवस्था में? साम्यवादी व्यवस्था में जो समाज है वो प्रभावशाली हो जाता है और उत्पादन के साधनों पर पूरा का पूरा नियंत्रण समाज का हो जाता है। तो इस तरीके से समाज में एक समानता आ जाती है। ठीक। ये ऐसा माना जाता है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद के जो जन्मदाता माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स को भी माना जाता है। और ये कार्ल मार्क्स जो हैं जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने कहा था कि कुल मिला के जो श्रमिक वर्ग हैं इनका ही प्रभुत्व होना चाहिए समाज में। ठीक। और कुल मिलाकर ये था कि पूंजीपतियों को हटाओ और श्रमिकों का जो है शासन होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, श्रमिकों एक हो जाओ, और हमको किसको सत्ता से हटाना है? पूंजीपतियों को हटाना है और खुद सत्ता पर काबिज होना है। मतलब यहाँ पर श्रमिक क्रांति या वर्ग संघर्ष की बात कही गई है। ठीक है। यहाँ पर वर्ग संघर्ष की बात हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो टकराव होगा श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच में होगा। लेकिन जो मार्क्सवादी अवधारणा है ये हकीकत में या वास्तविकता में या धरातल में पूर्ण रूप से कभी प्रतिपादित नहीं हो पाई, क्योंकि पूंजीपति वर्ग हमेशा से शक्तिशाली रहा, जिसने श्रमिक वर्ग को क्या करने का काम किया? दबाने का काम किया, कुचलने का काम किया। तो मार्क्सवाद कभी अ, हकीकत में हमारे सामने नहीं आ पाया। ये किताबों तक ये सिद्धांत ठीक लगता है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं सामंतवाद। अब सामंतवाद को हम लोग फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर दो वर्ग आपको देखने को मिलेंगे, एक पूंजीपति वर्ग होगा जिसको हम लोग सामंत कहते हैं, और दूसरा होगा कृषक वर्ग। और यहाँ पर टकराव
के बीच में होगा। यहाँ पर श्रमिकों का अपना हित है और यहाँ पर जमींदारों का अपना हित है और दोनों आपस में यहाँ पर टकराएंगे। तो सामंतवादी व्यवस्था काफ़ी पहले से हमको देखने को मिलती है ना। तो सामंतवादी व्यवस्था हम लोग ऋग्वैदिक काल में भी और उत्तर वैदिक काल में भी हमको देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें होता क्या था कि अगर कोई राजा है और बहुत बड़ा उसके पास में अगर राज्य है, तो वो पूरे राज्य पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, तो वो अपने छोटे छोटे सामंतों को, मतलब छोटे छोटे राज्य दे देता था और कहता था कि आप यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करो। इसके बदले में ये जो छोटे छोटे राजा होते थे या सामंत होते थे, ये अपने जो बड़े राजा होते थे उसको क्या दिया करते थे, टैक्स या कर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन आगे चल के यही व्यवस्था हमको दूसरे रूप में देखने को मिली और हम जो सामंत लोग थे वो जमींदार बन गए और कृषक लोग थे वो कृषक रह गए। तो जो जमींदार थे कृषकों का शोषण करने लगे और यही व्यवस्था कहलाने लगी सामंतवाद अर्थात फ्यूडलिज्म। फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देख लें। यहाँ पर पूंजीवाद में राज्य की भूमिका एकदम न्यून होती है। समाजवाद में राज्य प्रभावशाली होता है। साम्यवाद में समाज प्रभावशाली होता है और राज्य के अस्तित्व को यहाँ पर नकारा जाता है। मार्क्सवाद में केवल श्रमिक ही हेड बॉस होंगे और यहाँ पर भी राज्य के अस्तित्व को नकारा गया है। तो राज्य के अस्तित्व को साम्यवाद में भी नकारा गया है और मार्क्सवाद में भी। जबकि पूंजीवाद और समाजवाद में देखा जाए तो समाजवाद में मतलब काफ़ी स्ट्रांग रूप से राज्य की भूमिका समझ में आती है, जबकि पूंजीवाद में राज्य की जो भूमिका है वो एकदम न्यून मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूंजीपति हेड बॉस होते हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं फांसीवाद क्या होता है। फांसीवाद जो थे मूलतः ये मुसेलिनो नाम के जो व्यक्ति थे, जो कि इटली के थे, है ना। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद में मुसेलिनो इटली में एक बहुत बड़े नेता बन के उभरे और उन्होंने इस व्यवस्था को जन्म दिया और इन्होंने कहा कि राज्य ही सर्वोपरि है। कि कौन सर्वोपरि है? राज्य ही सर्वोपरि है। मतलब इस राज्य के माध्यम से ये तानाशाही मतलब ऑटोक्रेसी को स्थापित करना चाहते थे और आगे चल के मुसेलिनो जो थे एक बहुत बड़े तानाशाह बनकर उभरे। कहाँ पर? इटली में। और यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में ही पूरी शासन सत्ता स्थापित हो जाती है। मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सारा का सारा हुकूमत, मतलब ऑटोक्रेसी आ जाएगी, लोकतंत्र यहाँ पर खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी पूर्णतः यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। फांसीवाद बराबर साम्यवाद, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। तो कुल मिलाकर ये किसको काउंटर करने के लिए आया था ये फांसीवाद? साम्यवाद को आप खत्म कर दो, मतलब आप समाज का जो समूह है उसको डिस्ट्रॉय कर दो और यहाँ पर एक व्यक्ति की शासन सत्ता स्थापित कर दो, मतलब तानाशाही को यहाँ पर स्थापित आप कर दो। ये वाली बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बेसिकली जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और क्या शब्द है ये? फासिया। इस फासिया शब्द से ही बना है आपका फांसीवाद। तो फासिया का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, जो कि एक साथ दोनों लाल कपड़े में बंधे हुए हैं। तो लकड़ी का गट्ठर कहीं ना कहीं एकता का प्रतीक है और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर यह शक्ति के प्रतीक को दर्शाता था ये पूरा का पूरा सिस्टम, लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, जिसको हम फासिया, और यहीं से फांसीवाद निकला है। ठीक, अब नाजीवाद को हम लोग देखें तो नाजीवाद के जन्मदाता हिटलर को माना जाता है, जो कि मूलतः इटली के रहने वाले थे, है ना। सॉरी, यहाँ मैंने इटली लिख दिया है, ये जर्मनी होगा, है ना, ये जर्मनी, सुधार लीजिएगा इसको। तो नाजीवाद नस्ल विरोधी विचारधारा थी। कौन सी विरोधी विचारधारा थी? नस्ल विरोधी विचारधारा थी और यह भी कहीं ना कहीं साम्यवाद के खिलाफ ही आई थी। तो जो हिटलर थे वो नाजी पार्टी के थे, है ना, और नाजी दल से उनका संबंध था और ये सबसे ज़्यादा नफरत करते थे यहूदियों से। ठीक है, और यहूदी दुनिया की सबसे बुद्धिमान कौम मानी जाती है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो काफ़ी बनाया है कि यहूदी लोग जो हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो चाहे कला के क्षेत्र में हो, ये सबसे आगे रहते हैं। और हिटलर को कहीं ना कहीं चिढ़ थी यहूदियों से और वो यहूदियों का दमन करना चाहता था और इसने अपने जीवन काल में बहुत सारे यहूदियों को मारा, है ना। और हिटलर वही व्यक्ति था जिसको द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा विलेन माना जाता है या सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं हिटलर ने अति राष्ट्रवाद को जन्म दिया और यही अति राष्ट्रवाद ने हिटलर को तानाशाह बना दिया और वो ऐसा तानाशाह बना कि हिटलर और तानाशाही एक दूसरे के पर्याय बन गए, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी, नाजीवाद, फांसीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, सामंतवाद। तो ये सारी चीज़ें हमने एक ही वीडियो में हमने देख लिया, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।